Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the characteristics, properties, and the function of the proteins. Characteristics of the proteins. जो प्रोटीन्स हैं, they have many characteristics. इनकी काफी characteristics होती हैं. Characteristics means वो दिखने में क्या है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से एटम होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. दिस ऑल कॉल्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर वो किस तरह से बिहेव करेंगी, उनका एक्शन क्या होगा, किस रिएजेंट के साथ किस तरह से वो एक्ट कर सकती है, मींस दिस ऑल कॉल्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी में आ जाता है. फर्स्ट पॉइंट हमारा एलिमेंटल कंपोजिशन. मींस इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं. तो जैसे ही आपने स्ट्रक्चर देखी है प्रोटीन्स की, तो उसमें आपने क्या देखा, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द डिफरेंट एमिनो एसिड इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस, जिससे आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई थी. तो जो कंपोजिशन आपके किसकी होगी, एमिनो एसिड की होगी, वही कंपोजिशन एलिमेंटल कंपोजिशन तो आपकी प्रोटीन्स की भी होगी. तो में जो प्रोटीन्स होती हैं, इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन इज लाइक दैट ऑफ द एमिनो एसिड कंपोजिशन. मींस दे कंटेन द कार्बन, दे आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड along with nitrogen with small amount of phosphorus and the sulfur. sulfur means आपने देखा था कुछ आपके एमिनो एसिड ऐसे होते जिन्हें आप कहते थे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड. कौन कौन से थे वो बताएं आप. दीज आर दी सिस्टीन एंड द मिथियोनिन. दीज आर दी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड. और जो परसेंटेज है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो कार्बन की है. तो मीन्स जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर 53% तो कौन है, कार्बन, 7% हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट 23% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, along with small amount of the phosphorus and the sulfur and so on. ये आपकी स्ट्रक्चर है. आपके सामने कोई चेन है, लंबी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपकी. अगर इसका जो मास है ग्रेटर देन 10,000 हो जाए, तो तब आप इसे क्या कह देते हैं, प्रोटीन. फिर आप उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन्स. इसमें आप इसकी स्ट्रक्चर में आप देखें, इसके स्केलेटन में आप देखें, इसकी जो बैकबोन है, देखो वन थिंग इज द बैकबोन. बैकबोन मींस देखो ये जो स्ट्रेट चेन होती है, इसे आप बैकबोन कहते हैं. दैट इज द बैकबोन चेन. देखो दैट इज द बैकबोन. इस बैकबोन में आपको क्या क्या दिख रहा है. बैकबोन के अंदर या तो नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन. आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बैकबोन है आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की, या जो प्रोटीन्स की जो बैकबोन होती है, वो कौन से एटम से मिलकर बनी हुई होती है, कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है. तो इसमें आपको दो ही तरह के एटम दिखाई दिए, वो लोग कौन से हैं, दैट इज द नाइट्रोजन एंड द कार्बन. क्योंकि आपके पास जो वन एमिनो एसिड है, मान लीजिए दैट इज वन एमिनो एसिड पार्ट. देखो ये वन एमिनो एसिड का देखो इतना पार्ट है. ये सेकंड एमिनो एसिड का देखो इस टाइप से पार्ट है. ये सेकंड एमिनो एसिड का पार्ट है देखो, एंड सोन ये थर्ड एमिनो एसिड का पार्ट है. देखो ये आपको दिख गया होगा इस टाइप से. और इसमें क्या हुआ, all amino acid part, all amino acid residues has the two terminal. That is the one is the C terminal. देखो जिधर ये कार्बोनिल ग्रुप आपका बच गया, देखो that is the C terminal. अदर साइड में जो NH दिख रहा है, that is the N terminal. तो ऐसे ही हर एक amino acid residue के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, C terminal and the N terminal. और फिर डिफरेंट जो आपके एमिनो एसिड जब उनके बीच कंडेंसेशन प्रोसेस चली, मींस लॉस ऑफ वाटर हुआ, तो उसके बाद तभी तो आपके बना, बोलो कौन सा बॉन्ड. देखो ये वाला बॉन्ड, ये जो हमने शो कर दिया, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, CONH. जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो उसमें क्या हुआ, एक एमिनो एसिड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूज हुआ था, देखो इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे का एमिनो ग्रुप यूज हुआ था, और जिसके अंदर से फिर वाटर लॉस हुआ. COOH के अंदर से OH और NH2 के अंदर से H, मींस वाटर लॉस यहां से हो जाता है. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, देखो जो यहाँ पे बना हुआ है, जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. तो CONH ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. जब इकट्ठा लिखे तो CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बना कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, वो तो आप इस स्ट्रक्चर को देखते हुए डायरेक्ट बता सकते हैं. परसेंटेज डिफर करेगी फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन के अंदर जो आर की वैल्यू होती है, देखो ये जो आर होता है, आर की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से स्लाइट चेंज आता रहेगा परसेंटेजेस के अंदर. लेकिन ऑलमोस्ट जो ज्यादा परसेंटेज रहेगी वो कार्बन की ही रहेगी, सबसे ज्यादा परसेंटेज. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की ही है यहाँ पे. और इसके अंदर डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड है. साइड चेन में कौन से एटम दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम में ये पूछ ले तो, यानी देखो ये तो आपकी बैकबोन चेन है. देखो ये बोलो कौन सी चेन है, दैट इज द बैकबोन चेन. और जो साइड में दिख रहे हैं, बोलो कौन से एटम, ऑक्सीजन हो गया. ये आर ग्रुप, क्या पता इसमें कौन कौन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है. देखो ये ऑक्सीजन, ये साइड चेन में है. इधर साइड चेन में देखो हाइड्रोजन है.
आर का मीन्स जो भी ग्रुप होगा, आर की वैल्यू एच हो सकती है, जैसे ग्लाइसिन हो, आर की वैल्यू CH3 हो सकती है अगर एलेलाइन हो, आर की वैल्यू CH2PH हो सकती है अगर वो फिनाइल एलेलाइन हो, एंड सो ऑन। तो मीन्स आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बैकबोन चेन के अंदर कौन से एटम है, साइड चेन के अंदर कौन से एटम है। तो इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंटल कंपोजिशन तो हमने देख ली, वो हमें क्रैम नहीं करने होते कि कौन कौन से एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो दिखे आंखों से वही आपको लिखना होता है कि कौन कौन से एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डिफरेंट बॉन्ड है, देखो दीज आर दी डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोलर मास। इनका जो मोलिकुलर मास होता है, जैसे हमने पहले बताया, ग्रेटर देन 10,000 होता है इनका मास, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आपके जो एमिनो एसिड रेजिड्यू जब कंडेंस करते हैं आपस में, तभी जाके तो आपके क्या बनती है, प्रोटीन्स। क्योंकि पहले 2 एमिनो एसिड जुड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड जुड़ जाए इन पर्टिकुलर सीक्वेंस तो आपके ट्राइपेप्टाइड, 4 एमिनो एसिड को आप इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐड कर दें तो टेट्रापेप्टाइड, और लार्ज नंबर ऐसे जुड़ते चले जाएं तो आपके प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, और आपके क्या बन जाते हैं बोलो, प्रोटीन्स। तो इनका मोलर मास काफी ज्यादा होता है, मींस द प्रोटीन हैव वेरी हाई मोलर मास रेंजिंग फ्रॉम, मींस ग्रेटर देन 10,000 होता है, मींस फ्रॉम 10,000 टू ओवर 50 मिलियंस तक इनका मोलर मास होता है। फिजिकल स्टेट की इनकी बात करें तो जो प्रोटीन्स होती हैं, दे आर जनरली वर्ड यूज किया हमने, द प्रोटीन्स आर जनरली कलरलेस। ये जनरली कलरलेस भी होते हैं, आमतौर पे ये अमोर्फस ही होंगे, अमोर्फस। सम आर क्रिस्टलाइन आल्सो एंड दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। आपने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि जो आपके सॉलिड होते हैं दो टाइप के होते हैं, वन आर दी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अदर आर दी अमोर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमोर्फस जो सॉलिड होंगे उनका क्या होता है, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे अभी टेम्परेचर 100 के ऊपर मेल्ट होना उन्होंने शुरू किया, और मान लीजिए 105 तक वो मेल्ट होते चले गए, कंप्लीटली मेल्ट एट द 105 एंड सो ऑन। मींस ये हमने एक जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि इस टाइप से शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा कि 100 है तो 100 पे ही कंप्लीट पूरा सॉलिड मेल्ट हो गया, उसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो और एक रेंज उसकी चलती चली जाए, मेल्ट 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 एंड मेल्ट, तब जाके वो सब्सटेंस के बारे में हम कहते हैं कि डू नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पूरे कंपाउंड के अंदर जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके अंदर जितने बॉन्ड होते हैं, जितने भी बॉन्ड होते हैं जो ब्रेक होने होते हैं, वो सभी एक बॉन्ड लेंथ के नहीं होते। कुछ बॉन्ड स्मॉल बॉन्ड लेंथ के होते हैं, मीन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। कुछ बॉन्ड उनके अंदर आपके लॉन्गर लेंथ के होते हैं, मींस दे आर दी वीकर बॉन्ड। जो वीकर बॉन्ड होते हैं वो पहले ब्रेक हो जाएंगे, मींस वो पार्ट पहले मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जो छोटे बॉन्ड है, वो बाद में ब्रेक होंगे, तो वो पार्ट बाद में मेल्ट होगा। तो मींस दैट इज द रीजन दे डू नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑल द बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस ऑफ दैट अमोर्फस सॉलिड। तो इसीलिए इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, दे डू नॉट हैव द डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है कोलाइडल नेचर। इनका जो नेचर होता है वो कोलाइडल नेचर होता है। प्रोटीन्स आर यूजुअली कोलाइडल नेचर, दे गिव द कोलाइडल सॉल्यूशन इन द वाटर। आखिर इसकी सेंस क्या है, देखो जो आपके पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, आपके पास एक कोई सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में लेंगे, एक सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट में लेंगे। जो कम अमाउंट में लिया, ज्यादा अमाउंट में लिया, उनका जो नोमेनक्लेचर है, उनकी जो नेमिंग है वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्यूशन कैसा बना। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि आपके पास NaCl है, आपने उसके अंदर वाटर डाल दिया, मिक्सअप कर दिया, और फिर आपने उसको शेक किया। शेक करने के बाद आपने ये देखा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एक्वस मींस वाटर के अंदर जो अब मूव कर रहे हैं, दे आर फाउंड टू बी हैव द साइज रेंज, बोलो कहां से कहां तक, 1 to 10 एंगस्ट्रॉन। अगर जो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जो मूव कर रहे हैं, अगर उनका साइज 1 to 10 एंगस्ट्रॉन के बीच हो, तो आप कह देंगे वो क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलाइड रेंज के पार्टिकल। और जो सॉल्यूशन बना उसे आप ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो सब्सटेंस आपने स्मॉल अमाउंट के अंदर लिया था जैसे NaCl, फिर आप उसे सोल्यूट कहेंगे। और जो लार्ज अमाउंट के अंदर लिया, जैसे वो सॉल्वेंट था, वाटर था, तो आप उसे सॉल्वेंट कहेंगे। मीन जो ये दो टर्म थी, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दो टर्म आपने कब यूज की, वो तभी यूज की अगर जो आपका जैसे NaCl आपने डाला, जो सोल्यूट था वो आपका क्रिस्टलाइड था, उसने क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन दिया, उसने ट्रू सॉल्यूशन दिया। अगर ट्रू सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाए तो उस वक्त जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में हमने लिया उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में हम ले उसे सॉल्वेंट कह देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, क्या करें कि अगर हमारे पास जो सब्सटेंस हमने लिया उसको वाटर के अंदर डाला, डिसोल्व किया, डिसोल्व करने के बाद
आपके जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, उनका साइज 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन है। 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन। आप इसे नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार बुक्स के अंदर ये एंगस्ट्रॉन में नहीं, नैनोमीटर में भी मिल जाता है, तो कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। तो मीन्स अगर जो पार्टिकल्स हैं वो 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच में हो, तो वो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाते हैं। जो सॉल्यूशन बन गया उसे आप कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। और उस वक्त अगर सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, तो उस वक्त एक सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में लिया उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और वो जैसे वाटर जो ज्यादा अमाउंट में लिया उसे फिर हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो देखो, हमने आपको क्या चीज बताई कि सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर के जो सॉल्यूशन बना है वो आपका कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है या वो आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसी बेसिस के ऊपर होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा था, आपका ट्रू सॉल्यूशन, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बना ये आपका कैसा था, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जब आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन मिलता है, तो उस ट्रू सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट में उसे सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्योंकि आपके जो प्रोटीन्स हैं, जब आप इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो हमें मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मींस जो वाटर है उसे आप डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे, और जो प्रोटीन्स आपने ली उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज। सो द प्रोटीन हियर इन द कोलाइडल सॉल्यूशन act as the dispersed phase and the water here act as the dispersion medium। तो that's the difference कि कब आप solute वर्ड यूज करें, कब आप solvent वर्ड यूज करें, कब आप dispersed phase और dispersion medium वर्ड यूज आप करेंगे। तो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं इनका कोलाइडल नेचर होता है। नेक्स्ट एम्फोटेरिक, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा, जो प्रोटीन की जो लंबी चेन बनेगी, जो पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन बनेगी, इसका एक देखो सी टर्मिनल होता है, अदर वन इज द एन टर्मिनल। अब ये जो सी टर्मिनल है वो आपकी एनानिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ज्विट्राइन की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो COOH था, देखो वो H कहाँ पे चला गया, नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे अगर देखो सिंपल एमिनो एसिड के अंदर भी आपने सीखा था ना, देखो क्या होता है कि एक कार्बन है, कार्बन के बोलो इधर कौन था, एक सी टर्मिनल था, देखो इस टाइप से COOH अगर हम लिखते हैं, और दूसरा टर्मिनल बोलो कौन सा था आपका, देखो ये एन टर्मिनल था, जहां पे NH2 इसके पास देखो लोन पेयर है, और इसके ऊपर देखो R ग्रुप था, और देखो ये H हमने लिख दिया था। तो क्या हुआ था कि CO देखो OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास लिए, यहाँ से H पॉजिटिव लॉस, जो H पॉजिटिव लॉस हुआ इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे, नाइट्रोजन ने, देखो अपने लोन पेयर इस टाइप से दे दिए थे। तो उसी की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो गया, देखो ये कार्बोक्सिलेट एनायन, देखो ये COO नेगेटिव, और जो दूसरा एंड है वहां पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर H पॉजिटिव को दिए, तो देखो क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। तो मीन्स जो आपके प्रोटीन्स भी होते हैं, जो ये लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है, इसके भी जो दो एंड होते हैं वो तो फ्री होंगे ही। तो जो वन फ्री एंड है दैट इज अ सी टर्मिनल एंड, वो COO नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदर एंड NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आपका ये पूरा जो कंपाउंड है, पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी दो ग्रुप ऐसे हैं, आउट ऑफ दीज टू ग्रुप वन हैज द नेगेटिव चार्ज दैट इज द COO नेगेटिव, other has the positive charge that is the NH3 positive। so any of the compound which has two groups, one has the positive charge, other has the negative charge, then such type of species called as the ज्विट्राइन, आप उन्हें ज्विट्राइन कहते हैं, डाइपोलर सोल्ट कह देते हैं। मींस इनका आपका एम्फोटेरिक नेचर होता है, क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा क्या है, बेसिक ग्रुप होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू ग्रुप्स, दैट इज द वन इज द एसिडिक ग्रुप, अदर वन इज द बेसिक ग्रुप, आपके जो प्रोटीन्स होते हैं इनका एम्फोटेरिक नेचर होता है। बोलो कैसा नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर। और ये प्रूव कैसे किया जाता है, हमने रिएक्शन पार्ट में बताया था कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एमिनो एसिड के बारे में हमने बताया था उनकी रिएक्शन के दौरान, कि दे कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बोथ विद, बोलो किसके साथ, एज वेल एज विद बेस। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एमिनो एसिड, और आपके बेस के साथ भी। सिमिलरली जो प्रोटीन्स हैं इनके भी दो एंड हैं, इसलिए ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का काम नहीं करेंगे। जैसे एमिनो एसिड वीक एसिड और वीक बेस का काम करते थे, सिमिलरली आपकी जो प्रोटीन्स हैं दे आल्सो एक्ट एज द वीक एसिड एंड द वीक बेस, तभी हम कहेंगे दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करे और स्ट्रॉन्ग बेस का काम करे और आप कहते इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई भी सब्सटेंस अगर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है तो वो वीक ही एसिड का काम करता है और वीक ही बेस का काम करता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार कंपटीशन में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि देयर इज ए सब्सटेंस व्हिच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो इट मींस इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी ऑप्शन आ जाए इट एक्ट एज ए वीक एसिड एंड वीक बेस, तो आप किस पे टिक करेंगे, इट एक्ट एज द वीक एसिड एंड द वीक बेस, सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है जो हमने पहले भी स्टडी की थी अपने एमिनो एसिड वाले पार्ट में, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा होता है, एक ऐसी पीएच जिसके ऊपर क्या हो जाए, आपके जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट ही ना हो,
अब ना वो कैथोड की तरफ मूव कर पाए, ना वो एनोड की तरफ। जब हम क्या पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, करंट पास कर दें, तो फिर उसकी मूवमेंट ही ना हो। ऐसे पर्टिकुलर पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हर प्रोटीन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, जैसे कि हर एमिनो एसिड का अपना एक पर्टिकुलर फिक्स्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो सिमिलरली एवरी प्रोटीन, ईच प्रोटीन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे आपकी जो कैसीन प्रोटीन है, इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है 4.6। आप नीचे डायग्राम में देखें, मान लीजिए इसमें हमने डिफरेंट प्रोटीन्स डाल दी, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है इस कंटेनर में, जो अलग अलग कलर से हमने शो कर दी। मान लीजिए एक ब्लू कलर से है, ग्रीन कलर से, एक रेड कलर से। और मान लीजिए हमने जो कंटेनर है, इसकी जो पीएच है, इसके अंदर कंटेनर के अंदर पीएच हमने फिक्स कर दी 4.6 बफर डाल के। देखो, ऐसा सब्सटेंस जो पीएच को चेंज ना होने दे और एक पर्टिकुलर पीएच को फिक्स कर दे, ऐसे सब्सटेंस को बफर कहते हैं। तो पीएच को फिक्स कैसे किया जाता है? पीएच को फिक्स किया जाता है बाय यूजिंग द बफर। तो बफर इज द सब्सटेंस which resist the change in the pH of the solution even if we add the small amount of the acid or the base। मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में कोई सब्सटेंस है, उसकी पीएच हम फिक्स करना चाहते हैं, आपने उसमें पहले बफर ऐड कर दिया। बफर भी डिफरेंट डिफरेंट पीएच रेंज के होते हैं, हमें ऐसा बफर चाहिए जिसकी पीएच रेंज हो 4.6। तो क्या हुआ कि हमने सॉल्यूशन की पीएच 4.6 कर दी इस पर्टिकुलर पीएच के ऊपर। अगर इसमें प्रोटीन कैसीन है, जो जैसे हमने ग्रीन कलर से शो कर दी, क्या उसकी मूवमेंट हो रही है राइट या लेफ्ट की तरफ, कैथोड या एनोड की तरफ? नो, ग्रीन कलर की जो प्रोटीन है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि इस कंटेनर की जो पीएच हमने कितनी फिक्स कर दी है, 4.6। और इस पीएच के ऊपर आपकी जो कैसीन जो प्रोटीन है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। मींस देयर अकर्स नो मूवमेंट ऑफ द कैसीन प्रोटीन टुवर्ड्स द कैथोड और द एनोड। तो मींस ये इसका क्या कहलाया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाइल अदर्स जो आपकी प्रोटीन है जो हमने ब्लू कलर से दिखाई वो कैथोड की तरफ गई, और जो आपकी रेड कलर की प्रोटीन दिखाई वो आपके एनोड की तरफ गई, क्योंकि उनका भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आया नहीं है। तो जैसे ही उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा, उतनी पीएच को हम फिक्स कर देंगे तो उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। तो मींस हर प्रोटीन का अपना एक फिक्स्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, वो आपने इस डायग्राम के थ्रू भी देख लिया अच्छे से। और जो आपकी कैसीन प्रोटीन होती है, कहां पे मिलती है? कैसीन प्रोटीन इज ए प्रोटीन विच इज फाउंड इन द मिल्क, और जिसकी वजह से जो मिल्क है उसका कलर जो है व्हाइट होता है। क्या होता है उसका कलर? व्हाइट। ये जो कैसीन प्रोटीन होती है दोनों मिल्क में मिलती है, चाहे वो आपका काउ मिल्क हो या बफेलो मिल्क हो, दोनों मिल्क के अंदर मिलती है। ये ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि जो काउ का जो मिल्क है वो तो व्हाइट होता है और जो काउ का जो मिल्क होता है वो स्लाइट येलोइश इन कलर होता है, उसमें कैसीन नहीं होती। कैसीन दोनों के अंदर होती है, बिल्कुल दोनों में। आपके बफेलो मिल्क में थोड़ी ज्यादा और काउ मिल्क के अंदर थोड़ी कम होती है, बस इतना ध्यान रखना होता है। लेकिन जो काउ मिल्क होती है वो लाइट येलो इन कलर किस वजह से होता है? इट इज लाइट येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से उसका लाइट येलो कलर आ जाता है। और बफेलो जो मिल्क होता है वो व्हाइट इन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ कैसीन होती है, जिसकी वजह से उसका जो दूध होता है, उसका जो मिल्क होता है बफेलो मिल्क, वो व्हाइट इन कलर होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन नहीं होती। और कैरोटीन किस में होती है? काऊ के मिल्क में होती है। कैसीन भी होती है काऊ के मिल्क में और कैरोटीन भी होती है, जिसकी वजह से जो काऊ का जो मिल्क होता है इट इज लाइट येलोइश कलर होता है। उसके बाद आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपके पास कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे हमने पहले ही बताया था। इसके अंदर डिफरेंट ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि जो डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं इनके देखो डाइपोलर इनका नेचर होता है, ये ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट भी करती हैं। और ये ज्विट्राइन की फॉर्म में, डाइपोलर की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करती हैं, ताकि ये न्यूट्रल पार्ट है जो भी मैंने ड्रा किया कि इसके अंदर देखो दो पार्ट आपको दिखाई दिए। वन इज द देखो NH3 पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट कैटायनिक पार्ट, अदर वन द CO नेगेटिव दैट इज द एनायनिक पार्ट। और ओवरऑल ये सब्सटेंस न्यूट्रल हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन न्यूट्रल हो गई। लेकिन ये न्यूट्रल कब? अब देखो इसके अंदर डिफरेंट R की वैल्यूज भी तो होती है, जो बीच में हमने जिगजैग चेन दिखा दी, यहाँ पे क्या है? आपके डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर। जो हमने ऊपर देखो यहाँ पे ये चेन जो दिखाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे शो कर रखा है, इसके अंदर दो टर्मिनल हमने शो कर दिए यहाँ पे। तो मीन्स हर एक प्रोटीन का एमिनो एसिड की तरह अपना एक फिक्स्ड एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर इनका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, मींस एट विच देयर अकर्स द नो मूवमेंट टुवर्ड्स द कैथोड और द एनोड ऑन पासिंग द करंट थ्रू इट। तो जैसे हमने ये दिखाया, फॉर एग्जांपल हम ये मान ले कि जैसे पहले जो हमने बताया था उसका एग्जांपल ले लें। मान लीजिए ग्लाइसिन हमने ले ली, एक मान लीजिए कि एस्पार्टिक एसिड, और एक मान लीजिए लाइसिन। हम ये पीछे का आपको रिवाइज करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि मान लीजिए 3 एमिनो एसिड थी आपके पास, हमने पर्टिकुलर जो पीएच फिक्स कर दी। आपकी ग्लाइसिन की देखो हमने मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमने किसका फिक्स कर दिया? ग्लाइसिन का।
क्योंकि हर एमिनो एसिड का अपना एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो दूसरी जो एमिनो एसिड है देखो उनकी मूवमेंट हो रही है। इफ वी हैव द मिक्सचर ऑफ दीज 3 एमिनो एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड की भी मूवमेंट हो गई, ग्लाइसिन की भी मूवमेंट हो गई। ग्लाइसिन को ग्रीन कलर से शो किया तो उसकी मूवमेंट नहीं हुई। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अबाउट द प्रोटीन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो जैसे आप सभी जानते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए देयर आर द डिफरेंट कंडीशन फॉर एनी सब्सटेंस टू बिहेव टू एक्ट लाइक एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। लेकिन एक कंडीशन ये भी है बड़ी सिंपल सी कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसके अंदर आपको कायरल कार्बोनेटम दिखाई दे जाए, कायरल कार्बोनेटम, चिराल भी बोल देते हैं, कायरल भी बोल देते हैं, तो कायरल कार्बोनेटम अगर उसके अंदर दिख जाए तो आप कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बोनेटम दिख जाए, उसके अंदर कोई सिमेट्री ना हो, तो इट मींस वो सब्सटेंस आपका ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही। तो जितने भी आपके एमिनो एसिड होते हैं, आपने पहले पढ़े थे ग्लाइसिन को छोड़ के, कि उसके अंदर कायरल कार्बोनेटम नहीं होता। जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हम इस आर की देखो, ये कार्बन जो बीच में है ये कायरल कार्बोनेटम देखो यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप, एक H, एक R, एक NH2, एक CH, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन अगर R की वैल्यू हम H पुट कर दें, क्योंकि ग्लाइसिन में R की वैल्यू H होती है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं रहेंगे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं होगा। तो जो प्रोटीन्स होती हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्योंकि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन कैसे बनती है, बाय द कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द अमीनो एसिड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। तभी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है। पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड हम कंडेंस करते हैं, तभी उसकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं कि किसी और सीक्वेंस में अमीनो एसिड को आपने जोड़ दिया और वो कोई प्रोटीन बन गई, उसकी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो होगी नहीं, तो इसलिए उस प्रोटीन की कोई अपनी यूटिलिटी नहीं होगी। तो इट मींस जितने भी प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होंगी, आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। क्योंकि प्रोटीन ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड। तो जो प्रोटीन है ये लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड की कंपोजिशन से बनी है। तो बीच में कहीं पे ग्लाइसिन हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और तो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड तो उसके अंदर है ही। तो जिसकी वजह से जितनी प्रोटीन्स होती हैं, ऑल प्रोटीन्स आर, बोलो क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे हमने क्या लिखा है, ऑल प्रोटीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारी प्रोटीन ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे लिखा देखो एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बताया था कि जैसे एक ग्लाइसिन ऐसी थी जो कि ऑप्टिकली क्या था, इनएक्टिव था, वो एमिनो एसिड है। हम बात यहाँ पे प्रोटीन की कर रहे हैं, ध्यान रखना। वहां पे हम कहते थे एमिनो एसिड वाले पार्ट में कि ऑल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, उसी चीज को मैंने याद दिलाया। लेकिन यहाँ पे जितनी प्रोटीन्स हैं सारी की सारी ऑप्टिकली एक्टिव होंगी सभी, क्योंकि प्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड, मींस उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा कि प्रोटीन ऑप्टिकली एक्टिव ही होगी। कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट के जितनी भी आपकी प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर एल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आपके नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड से जो बने, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड से जो प्रोटीन आपकी बनती हैं, जो प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर होती हैं, वो उनकी कॉन्जुगेशन होती है एल। उनकी कॉन्जुगेशन क्या होगी, बोलो एल। अब इसका मतलब क्या है, एल का मतलब, अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आप पहले से आपको देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है, तो डिटेल आप वहां पे चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं हाइड्रोलाइसिस का। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन या जो प्रोटीन्स है वो कैसे बनी, बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें पॉलीपेप्टाइड चेन का या प्रोटीन का, तो क्या होगा, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेंगे, फिर हमें लास्ट में फाइनली जाके वही चीज मिल जाएंगी जिससे वो चीज बनी थी, मींस द अल्फा एमिनो एसिड। तो मींस ऑल प्रोटीन्स कैन अंडरगो द हाइड्रोलाइसिस through the peptide bond to give the alpha amino acid via a series of intermediate with some नॉन प्रोटीन पार्ट आल्सो। क्योंकि आपको पता है हमने क्लासिफिकेशन में सीखा था प्रोटीन आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। द प्रोटीन में भी द सिंपल प्रोटीन, अगर हम सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वी गॉट ओनली द अल्फा एमिनो एसिड। लेकिन अगर हम कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेट कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट, हीम मींस आयरन है, तो मींस नॉन प्रोटीन पार्ट आयरन आ गया, तो हमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिल जाता है। तो कंजुगेट प्रोटीन की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ क्या मिलेगा, हमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलते हैं। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट किसमें मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें कंजुगेट प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस के दौरान। तो प्रोटीन तो कोई भी हो सकती है, वो आपके सिंपल प्रोटीन भी हो सकती है, वो आपकी कंजुगेट प्रोटीन भी हो सकती है, लेकिन फाइनली हमें अल्फा एमिनो एसिड तो जरूर मिलेंगे। अगर अल्फा एमिनो एसिड ही मिले सिर्फ तो वो आपकी सिंपल प्रोटीन थी, अगर अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिल जाए तो वो आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन्स थी।
तो जैसे आपके प्रोटीन की जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो जैसे ही एक एमिनो एसिड का क्लीवेज हुआ, एक एमिनो एसिड अलग हो गया, सेकंड हो गया एंड सो ऑन, तो फिर जो चेन छोटी होती चली जाती है, उनकी डिफरेंट नेमिंग भी की गई है। तो इस प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें जो मिलती है चीज, जो शॉर्ट चेन कंपाउंड, उन्हें प्रोटियोसिस कहते हैं। और भी शॉर्ट चेन हो जाए पेप्टोन्स कहते हैं, और भी शॉर्ट चेन हो जाए पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और फाइनली जो लास्ट में तो हमें क्या मिलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड ही मिल जाते हैं। तो जैसे हमने बताया भी था क्लासिफिकेशन के दौरान, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, एक होती थी डिराइव्ड प्रोटीन्स। मींस जो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपके पास प्रोटीन है और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से लास्ट में हमें क्या मिले, अल्फा एमिनो एसिड। जो ये डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बने हैं बीच में, जिन्हें आपने प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड कहा, दिस ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ डिराइव्ड प्रोटीन्स। हमने बताया था आपकी क्लासिफिकेशन के दौरान कि डिराइव्ड प्रोटीन्स किसे कहते हैं। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या थी, द इंटरमीडिएट्स विच आर फॉर्म्ड, विच आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोटीन्स इनटू द अल्फा एमिनो एसिड। तो प्रोटीन को जब हम अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसके दौरान बीच में जो इंटरमीडिएट से बने, इन सभी इंटरमीडिएट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये हमने हाइड्रोलाइसिस के बारे में देखा। और ये नीचे हमने पॉलीपेप्टाइड चेन आपके लिए ड्रा कर दी, जिसमें देखो ये डिफरेंट आपके पेप्टाइड बॉन्ड हमने शो कर दिए। ये जो CONH बॉन्ड है, इन्हीं का तो देखो इस टाइप से क्लीवेज होगा, देखो क्लीवेज हो गया, फिर अगले पेप्टाइड बॉन्ड का भी क्लीवेज हो गया एंड सो ऑन। हमें डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड ऑब्टेन हो जाते हैं आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। देखो ये हमें मान लीजिए मिल गया, एक एमिनो एसिड मिल गया एंड सो ऑन। सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो सेकंड एमिनो एसिड एंड सो ऑन। तो इस टाइप से डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है प्रोटीन की, दैट कॉल्ड द डीनेचुरेशन। नाम से पता चल रहा है ना, कोई चीज नेचुरल है, नेचुरल, और वो नेचुरल नहीं रही, वो डीनेचर्ड हो चुकी है। तो मीन्स डीनेचर्ड कैसे हो, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे हो सकता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन आप उसमें एसिड डाल देंगे तो हो जाएगा, बेस डाल देंगे तो हो जाएगा, आप उसको हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो हो जाता है। तो दैट कॉल्ड द डीनेचुरेशन। तो मीन्स द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ द सोल्यूबल globular protein by the action of the heat or the chemicals is called as the denaturation of the protein। वो प्रोटीन की डीनेचुरेशन कहलाती है। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि हमने आपको पहले बताया था कि फॉर एग्जांपल आप जो आप एग है, एग खाने के लिए आप किसी शॉप के ऊपर चले गए, आपने ऑमलेट बनाया या एग को बॉयल कर दिया, तो ये जरूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर की सेंस मैंने क्या बताई थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द combination of condensation of different amino acid in a particular sequence। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंट एमिनो एसिड कंडेंस है, वो सीक्वेंस आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई तो जो प्रोटीन है, अब वो हमारे कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की नहीं रहेगी। तो मींस जब भी ये जो हमने अभी बताया डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन का मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन की जब भी उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, उसकी जो सीक्वेंस है डिफरेंट एमिनो एसिड की, उसमें कोई चेंज नहीं आता, बट ओनली द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर गेट चेंज्ड। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ही चेंज होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो उसकी बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है वो लॉस हो जाएगी। जैसे पीपल्स क्या करते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं, तो उस बॉइल्ड एग खाने का फिर फायदा क्या अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो। अगर आपने ऑमलेट बना के खाया, उसके दौरान अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो फिर उसके खाने की यूटिलिटी ही नहीं रही, क्योंकि इसकी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी बॉडी के लिए वो यूजफुल नहीं है। तो इट मीन्स इन बातों को आप ध्यान रखते हुए, एग्जाम में बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि जब प्रोटीन की डीनेचुरेशन करते हैं, या सिंपल पूछ ले बॉयल, जब हम एग को बॉयल करते हैं या हम ऑमलेट बनाते हैं, उसके दौरान ये बताओ कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं आता। तो अगर आप इस बात को ध्यान रख लेंगे, जैसे अभी आपको बताया गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आने का मतलब एमिनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज हो जाना, और एमिनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आ जाए, जैसे आपको बताया गया था ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वेलिन आ जाए तो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं रहता, उसकी जो शेप है ओवल नहीं रहती, उसकी सिकल सेल जैसी शेप हो जाती है, और उस डिजीज को हम कहते थे सिकल सेल एनीमिया। और फिर जो ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो टेंडेंसी थी हीमोग्लोबिन की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, ऑक्सीजन की वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन, अगर क्या हो जाए सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाए। तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज कैसे होती थी, जस्ट बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ वन एमिनो एसिड। सिंपली देखो 574 एमिनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन में, जो 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, हमने आपको बताया था। तो अगर सिर्फ एक एमिनो एसिड की हमने सीक्वेंस में चेंज किया, सिर्फ एक, उसी से आप देखें पूरी की पूरी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल हम क्या कहें, वो कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की ही नहीं रही, डिजीज ही हो गई।
तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आना, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ही चेंज उसके दौरान आना होता है। तो ये जितनी बातें अभी बोली गई इनको भी आप जरूर ध्यान रखें, क्या पता एग्जाम में किस फॉर्म्स में आपसे पूछ ली जाए। तो आप यहाँ पे देखें, देखो इसमें हुआ क्या है, देखो ये हीटिंग किया, डीनेचरेटिंग एजेंट हमने इसमें डाल दिया, देखो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हमने दिखा दी जो राइट हैंडेड है, एल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, देखो नीचे से जो हमने ये स्टार्ट कर रखी, देखो कॉइलिंग नीचे से स्टार्ट की यहाँ से, तो अभी आपको दिखेगा कि क्लॉकवाइज, देखो ऐसे दिख रहा है ना आपको, देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखो ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना आपको इस टाइप से। आप कभी भी ऊपर से मत कर देना सर, अगर हम ऊपर से देखे सर हम तो ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करेंगे देखो एंटी क्लॉकवाइज, नो, हमेशा ही आप डाउनवर्ड, देखो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे तब आपको दिखेगा कि हाँ अब क्लॉकवाइज इसकी टर्निंग है। टर्निंग बोलो कैसे है, क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर चलते हुए देखना है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में मत चल जाना कि कभी ऊपर से नीचे की तरफ चलें। तो आप देखें, देखो ये थ्रेड लाइक, देखो जो स्ट्रक्चर बन गई, मान लीजिए आपकी क्लीवेज भी बीच में से हो गई, चेन थोड़ी छोटी हो गई, लेकिन जो ये देखो ये थ्रेड आपको दिख रहा है, इसके अंदर एमिनो एसिडों की जो सीक्वेंस है वो फिक्स है, वो फिक्स है, सीक्वेंस में चेंज नहीं आया। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। मींस कोएगुलेशन ऑफ द एग एल्बुमिन ऑन बॉइलिंग और द फ्राइंग, उसके दौरान ये क्या है, डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन है। कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क इनटू चीज, जब आप चीज बनाते हैं ऑन बॉइलिंग विद द लेमन जूस, आप उसमें लेमन डाल दें या मिल्क के अंदर आप थोड़ा खट्टा कोई दही लस्सी डाल के तब आप बॉयल कर दें, तब कोएगुलेशन हो जाता है। तो मींस आपके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। मींस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मींस आपने जो एग है उसको बॉयल कर दिया, तो क्या आप दोबारा बॉइल्ड एग को उसी एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, मींस इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपके पास मिल्क था, आपने उसको चीज में कन्वर्ट कर दिया, पनीर आपने बना लिया, तो क्या पनीर को आप दोबारा मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, मींस इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। मींस मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन। ऑक्सीडेशन एक सेपरेट थिंग है, आप यानी ऑक्सीडेशन को डीनेचुरेशन के साथ आप इंटरमिक्स नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है प्रोटीन का खराब हो जाना। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई डेड एनिमल है, आप वहां से आप जा रहे हैं, रोड के पास कोई डेड एनिमल है, तो आपने देखा कि वहां से बड़ी बैड स्मेल आती है, फाउल स्मेल वहां से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो प्रोटीन है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका? ऑक्सीडेशन। तो जो बैड स्मेल आती है किसी बॉडी के अंदर से, डेड एनिमल की बॉडी के अंदर से, वो किस वजह से आती है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द प्रोटीन्स, तब आती है वो बैड स्मेल, फाउल स्मेल, और उसे प्यूट्रीफेक्शन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्यूट्रीफेक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। तो मींस द प्रोटीन गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन बर्निंग और द प्यूट्रीफेक्शन एंड प्रोड्यूसेस द फाउल स्मेल, वो फाउल स्मेल आ जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एमीन्स। एमीन्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। बोलो क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? एमीन्स। एमीन्स के बनने की वजह से, आपने पढ़ा था ना कभी, एमीन्स की जो स्मेल होती है वो फिशी स्मेल होती है, आपने पढ़ा था। एलिफेटिक एमीन्स, लोअर एमीन्स की स्मेल बोलो कैसी थी? फिशी स्मेल होती है। तो यहाँ पे भी एमीन्स प्रोड्यूस हो जाती है, फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और उसी को कहते हैं कि प्रोटीन गेट ऑक्सीडाइज्ड, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो गया। प्रोसेस कहलाती है प्यूट्रीफेक्शन। प्यूट्रीफेक्शन मींस द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन, द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इट इन द डेड एनिमल्स। तो डेड एनिमल्स के अंदर प्रोटीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के अटैक के बाद प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर जो फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है उसे प्यूट्रीफेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलो? प्यूट्रीफेक्शन। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके दौरान क्या बन जाते हैं? एमीन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो ये आपने देखी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन। ये डिफरेंट आपने कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी स्टडी कर ली है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ एक बेसिक चीजें और बता दें लास्ट में आपको, कि जो प्रोटीन्स होती हैं, आपने पढ़ा था ना, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीनेसियस इन नेचर। प्रोटीन्स आर, बोलो क्या होते हैं? जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है? ये एंजाइम्स जो होते हैं ये दे आर प्रोटीनेसियस इन नेचर और दे आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर। तो मींस मेनी ऑफ द प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी जो प्रोसेस हैं वो आपके एंजाइम ही एक्ट करते हैं, और एंजाइम प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं। जैसे माउथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे कहाँ पे होता है? सलाइवा के अंदर, हमारी जो राल होती है उसके अंदर होता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, पी साइलेंट होता है, PTY
टाइलिन जो स्पेलिंग है, तो मीन्स जो टाइलिन है, सलाइवरी अमाइलेज है, वो स्लाइट कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है स्मॉल अमाउंट में। उसके बाद जो फूड है वो आपके स्टमक तक पहुंचा, स्टमक के अंदर जाते ही साथ वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। ये हमने एक अलग यूनिट आपको बताई है बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, उसके अंदर आप ये कंप्लीट डिटेल जाके पढ़ सकते हैं। तो मीन्स फिलहाल हम बता रहे हैं कि इनके और डिफरेंट फंक्शंस और जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। दे आर इंपॉर्टेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मेनी वेज। कैसे इंपॉर्टेंस है इनकी? दे एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, दे आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द न्यू सेल एंड द रिपेयर ऑफ द वोर्न आउट सेल। जो भी टूट फूट होती है हमारी बॉडी के अंदर, कहीं पे चोट लग गई तो जो वोर्न आउट दोबारा न्यू सेल्स बन जाती है, बिल्डिंग ऑफ द न्यू सेल्स, या जो टिश्यूज आपके वहां से कट गया, कहीं पे कट लग गया, दोबारा वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। बोलो कौन? आपकी प्रोटीन्स। इसलिए प्रोटीन्स को हमें डाइट में लेना जरूरी होता है। सम प्रोटीन एक्ट एज द एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन आपकी एंटीबॉडीज का काम भी करती है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस। देखो बाहर से कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो आप उसे एंटीजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप? एंटीजन। तो एनी ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस व्हिच एंटर इन आवर बॉडी फॉर कॉजिंग द डिजीज कॉल्ड एज द एंटीजन। लेकिन हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या मिलते हैं? आपके उन एंटीजन के आते ही साथ ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो बॉडीज प्रोड्यूस होती है उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या है? सम प्रोटीन एक्ट एज द एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। जैसे गामा ग्लोबुलिन जो कि मिलती है कहाँ पे? ब्लड के अंदर। कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी तो हैं जो हमारी मसल्स होती है, मसल के अंदर प्रोटीन मिलती है, मायोसिन, एक्टिन, जिसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट होती है, देखो जो हमारी मूवमेंट होती है, हमारे जितने ज्वाइंट हैं उनको हम देखो ऐसे फोल्ड कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, वॉकिंग कर पाते हैं, किस वजह से? मसल्स की वजह से। तो मूवमेंट जो हुई मसल्स की वजह से ही हमारी हो पाती है। सो द सम प्रोटीन आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स, जैसे मायोसिन, एक्टिन। आपकी कुछ प्रोटीन ऐसी भी तो है जैसे हीमोग्लोबिन। इसमें ग्लोबिन कंजुगेटेड प्रोटीन है आपकी, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, एक प्रोटीन एक नॉन प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन तो आपका प्रोटीन पार्ट है, हीम आयरन नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो एक्ट एज द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। वैसे तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली रहती है, नॉन स्टॉप रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सीजन की। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं, जिस पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पे थकान हो जाती है, फैटिग हो जाती है, वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाती है। मींस जब भी थकान होती है तो क्यों होती है? क्योंकि उस पार्ट के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन कौन करे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ेगी वहां पे, तो वहां से कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वहां तक थोड़ा फास्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड दोबारा CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए मेन जो पार्ट है वो कौन है? हीमोग्लोबिन, विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका जो कलर है वो भी कैसा होता है? रेड। रेड कलर किसकी वजह से होता है ब्लड का? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। और जो कि आपके क्या करता है बोलो? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। नेक्स्ट, जो आपके जितने प्रोटीन्स हैं ये हमारी डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ऊपर जितनी प्रोसेस चली ये भी तो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही थी, लेकिन और भी डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर उनको रेगुलेट करवाता है। जैसे इंसुलिन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। देखो पेप्टाइड वर्ड किस लिए? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर। हार्मोन किस लिए? हार्मोन इसलिए, हार्मोन कौन होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होते हैं। तो पेनक्रियास के अंदर से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है? ब्लड के अंदर जाके जो एक्सेस ऑफ जो शुगर होती है, एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लिवर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ द sugar, excess of the glucose get converted into the glycogen in presence of insulin and get stored in the लीवर के अंदर जाके वो स्टोर हो जाता है। एंड व्हेन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, दैट द ब्रेकेज ऑफ इंसुलिन, द ब्रेकेज ऑफ द ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस। फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकेज हो जाता है, वहां से हमें दोबारा ब्लड के अंदर फिर ग्लूकोज आ जाती है, और हमें जब हमने फूड ना खाया हो तो उस वक्त हमें एनर्जी वहां से मिलनी शुरू हो जाती लगातार। लेकिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसी टाइप से आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी होता है, ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से क्या होता है? जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके दौरान जो लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, लैक्टेशन जैसे मदर के मिल्क प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो जाती है, वो किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट हार्मोन, दैट इज द ऑक्सीटोसिन।
वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके दौरान जो पेन कम होता है वो किस वजह से होता है, जिसके दौरान यूट्रस जो एकदम क्या हो जाती है बोलो, फैल जाती है, खुल जाती है, ओपन हो जाती है इजीली, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ इजी हो जाता है। किस वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। वो जो हार्मोन है वो क्या, एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो मींस ये दो हार्मोन हमने बताया, जो पेप्टाइड हार्मोन जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। नेक्स्ट जो आपके ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स होते हैं, दे एक्ट एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, पर दे आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर। ये तो हम जानते हैं जो नेचर होता है आपके इंजाइम्स का वो क्या होते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। मीन स्पेसिफिक इंजाइम ही स्पेसिफिक जगह पे एक्ट करता है, स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपका एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि जो आपके स्लाइवरी अमाइलेज है, जो टाइलिन आपके हार्मोन, जो आपके इंजाइम है जो स्लाइवा के अंदर होता है, वही सारी चीजों का डाइजेशन कर दे तो और इंजाइमों की जरूरत ही ना होती। हर इंजाइम का जो नेचर होता है वो स्पेसिफिक होता है। वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मींस उस चीज का डाइजेशन थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अगर वो इंजाइम ना होता तो फिर डाइजेशन होता ही नहीं। एक निवाला जो हम फूड का लेते, वो क्या पता कितने दिनों में जाके उसका डाइजेशन होता, कब वो सोल्यूबलाइज फूड के अंदर होता, मींस डाइजेशन होता ही नहीं। मींस इनसोल्यूबल फूड का सोल्यूबल फूड के अंदर कन्वर्ट करवाना ही डाइजेशन कहलाता है। वो डाइजेशन प्रोसेस चलती है बाय इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स, जो अलग अलग पार्ट के अंदर होते हैं। ये पीएच डिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे आपके लगभग न्यूट्रल मीडियम होता है हमारी स्लाइवा के अंदर, उसके बाद स्टमक में जाके आपका एसिडिक मीडियम होता है जहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, उसके बाद आपके जो इंटेस्टाइन होती है वहां पे जाके आपका एल्कलाइन मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, जहां पे आपके जो लिपिड्स होते हैं उनका डाइजेशन मेनली वहां पे होता है। तो मींस इनका नेचर कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्ट एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। जो फास्टेस्ट नॉन इंजाइम के ऊपर काफी बार, इवन देखो जो आपके पीएमटी का जो एग्जाम होता है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, नेम द फास्टेस्ट नॉन इंजाइम। फास्टेस्ट नॉन जो इंजाइम है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ये नाम आप जरूर ध्यान रखना। फास्टेस्ट नॉन इंजाइम इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसी कैन कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ अवर 36 मिलियन मोलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोनिक एसिड इनटू द CO2 एंड H2O इन 1 मिनट, एक ही मिनट के अंदर। अगर इसे रिवर्स प्रोसेस हमें करनी हो, CO2 प्लस H2O को मिला के कन्वर्ट करना हो दोबारा कार्बोनिक एसिड के अंदर, इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो कार्बोनिक एसिड मिलेगा H2CO3। आप ध्यान से देख लें, H2 हो गए, एक C हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, H2CO3 बैक, तो उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक हाइड्रेज। आप ध्यान दें, देखो ये जो यहाँ पे बना है, इसने क्या किया है, कार्बोनिक एसिड का बोलो फार्मूला क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3। और कार्बोनिक H2CO3 किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 प्लस H2O। मींस क्या लॉस हुआ, वाटर लॉस हुआ है। वाटर लॉस हुआ इसलिए तो एंजाइम के नाम के अंदर आया एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड के अंदर ये काम करता है, कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवाई है यहाँ पे, सो कॉल्ड एज द कार्बोनिक और एनहाइड्रेज, क्योंकि वाटर लॉस हुआ। रिवर्स अगर प्रोसेस चला दें, CO2 प्लस H2O को कन्वर्ट करवा दे बोलो किसमें, कार्बोनिक एसिड में, तो एंजाइम होता है वो कार्बोनिक हाइड्रेज, वो रिवर्स प्रोसेस को चलाता है। तो ये आपने इसका एग्जांपल भी देखा, और एक 1 मार्क का ये क्वेश्चन भी आ सकता है फास्टेस्ट नोट इंजाइम के बारे में। तो डेफिशिएंसी अगर हो जाए इंजाइम की बॉडी के अंदर, तो इट मे कॉज द स्लो डाउन ऑफ द प्रोसेस। देखो कई बार बुक में ये लिखा मिलता है कि डेफिशिएंसी ऑफ द इंजाइम, यानी उससे प्रोसेस ही नहीं चलेगी, इट रेस्ट्रिक्ट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। लेकिन हम आपको बता दें इंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है, आपके कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है। देखो जब आप लेबोरेटरी के अंदर जाएं और कोई सब्सटेंस आपने ले लिया, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया और उसके अमाउंट में फर्क भी नहीं पड़ा, तो आप उसे कैटलिस्ट कहेंगे। लेकिन यही काम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है तो आप उसे एंजाइम कह देते हैं। मींस दोनों का काम एक ही है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग अप, विदाउट कंज्यूमिंग अप। तो ये जो एंजाइम होते हैं, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बोलो कौन होते हैं ये, बायोलॉजिकल, बायो कैटलिस्ट कहते हैं आप इन्हें। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट की तरह काम करने वाले सब्सटेंस को कहते हैं एंजाइम। लेकिन आप ध्यान दें, ये बिल्कुल रुकी हुई रिएक्शन को नहीं चलाते, जो चल ही नहीं रही थी रिएक्शन उसको ये नहीं चलाते। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो रिएक्शन चल रही है चाहे वो बहुत ही स्लो चल रही हो, एट ए वेरी स्लो रेट चल रही है, बहुत ही स्लो रेट, चाहे वो 2 मंथ के अंदर जाके रिएक्शन होती हो, चल तो रही है ना स्लो रेट,
वाली रिएक्शन है, उस स्लो रेट वाली रिएक्शन की रफ्तार को जो बढ़ा दे, आप उसको कहते हैं कैटलिस्ट। ना कि आप उसे कहेंगे कैटलिस्ट जिसने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, वो चली हुई रिएक्शन की रफ्तार को फास्ट कर देता है टू ए मैनीफोल्ड, काफी ज्यादा उसकी रफ्तार को बढ़ा देता है, तो वो कैटलिस्ट होता है। सिमिलरली द एंजाइम्स भी वही होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम ये बता रहे थे आपको कि जो आपके एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे फिनाइल एलेलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड एज अ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो जल्दी से बोल देते हैं, इसे फास्ट में बोले फिनाइल कीटोयूरिया, ऐसे बोलते फिनाइल कीटोयूरिया, कीटो भी बोल देते फिनाइल कीटोयूरिया या फिनाइल कीटोन यूरिया कह देते हैं। KET आप लिख देना बीच में, फिनाइल कीटोन यूरिया या फिनाइल कीटोयूरिया भी आप इसे कह सकते हैं। दैट इज अ डिजीज जो कब होती है, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से, फिनाइल एलेलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट देखो, आपके अगर टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इट कॉजेज ए डिजीज दैट इज द एल्बिनिज्म। और एल्बिनिज्म में आप क्या देखते हैं कि देखो जैसे आपने पर्सन की दिखाई यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग दैट पर्टिकुलर डिजीज दैट इज द एल्बिनिज्म हैव ए वेरी पेल स्किन, इनकी पेल स्किन हो जाती है। हेयर, आईज, उनके अंदर देखो आपको दिख रहा है कैसे चेंज आ गया, एंड दे आर वेरी प्रोन टू सनबर्न एंड द स्किन कैंसर। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट पार्ट, दैट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द प्रॉपर्टीज जो आपने देखी, फंक्शंस आपने देखे प्रोटीन्स के। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।